हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम एक बार फिर से देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन बैंक है हमारे पास। और क्वेश्चन बैंक ये किस क्लास का है? 10th का तो है ही। और कौन सा क्वेश्चन बैंक है? 2022 सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन बैंक है। इसको देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन है और इसको कैसे हम इजिली इसको हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, इससे पहले हमने 30 नंबर तक का क्वेश्चन किया है इससे पहले वाले वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर देखना है तो वहां पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर देखो 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो देखो, y अक्ष का समीकरण जब भी अगर पूछे ना तो वहां पर जो है ना x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x 0 होने का मतलब है यदि अगर हम ग्राफ खींचे, अगर हम ग्राफ यहाँ से खींचते हैं तो y अक्ष पर कोई नंबर कब आएगा? जब इसका x का मान 0 हो जाएगा। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। जब यहाँ से हमारा x का मान 0 आएगा तो ये किस पे आ जाएगा? y अक्ष पर आ जाएगा। तो y अक्ष का समीकरण हम यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 0। ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरे पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहला बात, आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वो देख लो। घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू बोल सकते हैं या भुजा क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो हमको ध्यान यहाँ पर देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6l²। घन में देखेंगे तो 6l² होता है। अब हमको क्या दिया है? घन के आयतनों का अनुपात। यदि यहां से हम देखें छोटे घन का आयतन, छोटे घन की भुजा, भुजा यदि मान ले हम l, और बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा यदि हम माने l, तो आयतनों का अनुपात लिखे तो क्या हो जाएगा? आयतनों का अनुपात यदि लिखेंगे तो यानी हम लिखे V1/V2। ये अगर लिखे, जहाँ V1 छोटा घन है तो V1 बराबर V1/V2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा LQ बट्टे में, यहाँ से LQ। ये छोटा घन की भुजा था L तो LQ कर दिए, बड़ा घन का भुजा L तो LQ कर दिए। अब V1 और V2 का मान क्या दिया दे रखा है? ये देखो, V1 का मान दे रखा है कितना? 1, और V2 का मान दे रखा है कितना? 27। ये हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं L/L और इसको होल का Q। ठीक है, अब यदि यहाँ से ये पावर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इधर हमारे पास ये चला जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1/27 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर ले तो क्या होगा? 1/3 गुने 3 गुने 3, या ये भी कर सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1 बट्टे में 3 गुने 3। तो ये कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। अब 1/3 रियलिटी में आया क्या? 1/3 क्या आया हमारा? ये निकल के आया 1/3 हमारा निकल के आता है L बट्टे में L। L बट्टे में L हमारा निकल के आ रहा है 1/3। अब ये हमारे पास आ गया। अगर अब यहाँ से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखेंगे तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा? पहला है ऊपर में छोटे वाले का होगा 6l² और बड़े वाले का है 6l²। तो ये 6 से 6 यहाँ से कट जाएगा। अब L/L का अनुपात हमने निकाला है 1/3, इसको स्क्वायर कर देंगे, ये होगा 1/9। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 1:9 हमारा निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 निकल के आ रहा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा? गोला, देखो गोला का ये होता है, कटोरे का आकार का होता है गोला। ये तो वृत्त हो रहा है, कटोरे का आकार का होता है गोला। इतना बात हमको ध्यान देना है। इस तरीके से गोला होगा। अगर इसकी त्रिज्या मान लो r है, त्रिज्या r है, तो आयतन की बात यहाँ पर किया जा रहा है। आयतन बराबर होता है हमारा गोले का आयतन 4/3 पाई r3। ये गोले का आयतन होता है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि त्रिज्या जो है वो 2r है। क्या है त्रिज्या? यहाँ पर हमको r बराबर दे दिया है 2r। तो अगर इस वाले में आयतन निकाले हम 4/3 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और r के जगह पर हमको r3 है तो यहाँ पर 2r का q कर देना है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, और r3 का अगर हम कर ले 3 बार गुना, 2r इंटू 2r इंटू
2 बार, आर क्यू है तो 3 बार गुना हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। और आर 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 3 बार गुना में तो पाई आर ये हो जाएगा हमारे पास 32 पाई आर क्यू और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो जरा। 34 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 6, 8, 9 और x एवं 13 का माध्य 10 है। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य जो भी संख्या हमारे पास दिया रहता है उसको जोड़ लेते हैं और जितना संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं, हमारा माध्य निकल जाता है। तो इसका हमको बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। तो कुल संख्या कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या मतलब 5 से भाग देना है, सबको जोड़ना है। और जब ये करते हैं तो बोल रहा है कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। चलो जी, अब यहाँ से देखो जोड़ो 814, 14 6 20 3 23, 23 10 33 3 36, ये हो जाएगा हमारा 36 और प्लस में x आ जाएगा और कोना कोनी गुना कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 10 पचे 50। x बराबर देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 और माइनस का 36, ये हमारा निकल के आ जाने वाला है 14। 14 नंबर यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, ये 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका होगी। अब जब अवर्गीकृत आंकड़े का अगर माध्यिका निकालना है, पहले इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पर देखते हैं 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 9 के बाद क्या आ जाएगा? 6 8 9, उसके बाद एक ही बार 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद यहाँ पर हमारा 18 है, 18 के बाद फिर हमारे पास 20 नहीं है, 21 है, फिर 22 है, फिर 23 नहीं है, एक ही बार 25 है। तो कुल कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पर विषम है। पदों की संख्या यहाँ पर विषम है। क्या है यहाँ पर? विषम है। पदों की संख्या विषम है तो हमको क्या करना पड़ता है? n+1/2वां पद जो है वो माध्यिका होता है। n+1/2वां पद माध्यिका होता है। n का मान यहाँ पर कितना है? 9 है, यानी 9 पद है तो n बराबर 9 + 1/2। ये 9 1 10/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5। अब शुरू से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, तो हमारे पास ये ए नंबर ऑप्शन 16 आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आसान है। इस आंकड़े का बहुलक, यानी कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक क्या होगा? देखो बहुलक वही संख्या होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा इस आंकड़े में। सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। 15 एक बार यहाँ पर है, इसके अलावा 15 है ही नहीं कहीं। फिर 23 देख लेते हैं, 23 एक बार है, और 25 यहाँ पर देखते हैं, 25 एक बार, 25 दो बार, 25 तीन बार। तो यहाँ देखो 3 बार 25 आ रहा है, तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? 25। बहुलक बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस आंकड़े का परिसर निकाले। एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसका परिसर निकाले। परिसर मतलब, परिसर निकालने का अर्थ होता है उच्चतम मान, उच्चतम मान चरमान माइनस न्यूनतम चरमान, न्यूनतम चरमान, ये निकाल देते हैं तो ये परिसर हो जाता है। अब उच्चतम चरमान देखेंगे तो इसमें कितना है? 32 है। और न्यूनतम चरमान देखेंगे तो इसमें कितना है? 6 है। 6 ही है ना, 6 से कम नहीं है, तो न्यूनतम चरमान 6 है। अब 32 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 26, यानी कि 26 निकल के आ रहा है, जो सी नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 37 दो बार आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? अब देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए
ये फॉर्मूला होता है वर्ग की उच्च सीमा, या ऐसे ही कर लो, निम्न सीमा और प्लस में हो जाता है उच्च सीमा। ये हमारा हो जाता है वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला। ठीक है, निम्न सीमा बट्टे में उच्च सीमा। अब यहाँ से एक बात बता दो, यहाँ से निम्न सीमा कितना है, बट्टे में 2 ले लेना है। निम्न सीमा कितना है 130, उच्च सीमा है 150, बट्टे में 2 ले लेना है। 130 और 150 ये हो जाएगा 280, बट्टे में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल यहाँ से 130 से 150 का वर्ग चिन्ह जो है वो 140 होगा। फाइनल आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर हम यहाँ से देख लो, पहली विषम संख्या है ना हमारे पास, यदि पहली विषम संख्या, ये माना ऑब्जेक्टिव है तो माना पाना तो हम लिखते नहीं है। पहली विषम संख्या को x मान ले तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा, x+2 होगा। तीसरी विषम संख्या x+4 होगा। चौथी विषम संख्या x+6 होगा। ऐसा हम क्यों मोल लें, कोई भी एक विषम संख्या ले लो, जैसे 3 ले रहे हैं तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा 5, कितना जोड़ने पे आया दूसरी विषम संख्या, पहली में 2 जोड़ने पे। तीसरी विषम संख्या 7, 3 में कितना जोड़े हैं कि 7 आ जाएगा, 4 जोड़े हैं। चौथी विषम संख्या यहाँ पर 9, अब 3 में कितना जोड़े, 9 आ गया है, 6 जोड़े हैं। तो यही इसलिए हम यहाँ पर लिखे पहली विषम संख्या x, तो दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6। अब बोल रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6, तो यहाँ पर माध्य निकाल लेंगे हम, x + x/2 + x+4 + x+6, इसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे और कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब एक बार जोड़ लो यहाँ से, 1 2 3 4, 4x है तो 4x हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 12, 12 हो जाएगा, बट्टे में 4, यहाँ 6 हो जाएगा, 4x + 12 और ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4x = 24 - 12 और ये हो जाएगा 4x = 24 में से 12 घटाएंगे 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x = 12/4, 4 तिया 12, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूछ रहा है तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे छोटी तो कितना हो गया, सबसे छोटी 3 हो गया। 3 के बाद वो हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं हो सकती। इसको याद रखना है हमको। यहाँ पर जो है परिसर जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 और 162 है। ठीक है, 27 और 162 है, उनमें यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक और बट्टे में पहली संख्या, ये सूत्र लगाएंगे। यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, यहाँ से महत्तम समापवर्तक 27 दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 162 दिया है और पहली संख्या कितना है 54, कितना है 54। अब यहाँ से देखेंगे 54 तिया, यहाँ से करेंगे 54 तिया कितना हो जाएगा 162 और 27 तिया हो जाएगा 81। अब ये आंसर जो है यहाँ से मिटा हुआ है, 81 होता, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर 81 आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलो जी, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12, 15 और 21 का महत्तम समावर्तक, 12, 15 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसलिए इसको निकाल भी सकते हैं। देखो निकाल के क्या आएगा, 3 ही आना है इसको। 15 है, यहाँ से 12 कर लेंगे, एक बार में लगाना है भाग, 5 में से 2 3 खत्म, यहाँ से 12 आ गया, 3 चौके 12 कट जाएगा, तो ये हो गया। अभी हमारे पास 12 और 15 का महत्तम 12 बता रहा है,
अब अगर हम 12 से भाग दे दे 21 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इकाई 12, 11 में से 2 यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 12 को यहाँ रखना है हमको, 9 इकाई 9, 12 में से 9 3, यहाँ से 9 रखेंगे, 3 तिहाई 9, खत्म हो गया। तो हमारे पास फाइनली जो महत्तम सामर्थ्य निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या का रूप होगा। अब q एक संख्या है, q एक संख्या है, ठीक है। अब अगर q मान लो हर हाल में हमको विषम होना चाहिए, तो इसके लिए रूप क्या होगा। यहाँ पर 6q तो सब में है, देखो 6q सब में है। अब सम हो विषम हो, अगर मान लो अगर q कोई भी संख्या हो, जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं, मान लो ये 3 और ये 4, 3 क्या है विषम है, 4 है सम। अगर हम इसको 6 से गुना करेंगे तो ये 18, ये तो सम आ रहा है, और 6 से गुना करेंगे 24, ये भी सम आ रहा है। तो मतलब अगर 6q सम हो जाएगा, 6q में अगर सम में 2 जोड़ेंगे तो भी सम होगा, 6q + 1 सम में यदि 1 जोड़ते हैं तो हमको विषम होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 6q + 1। क्यों, क्योंकि हमने बताया 6q तो सम ही हो जाएगा, 6q तो सम ही हो जाना है ना q के लिए, तो इसलिए 6q + 1 अपना आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, परिमेय संख्या होती है, देखो एक प्राकृतिक संख्या ये भी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होता है, और ये सारा का सारा नंबर किस में आ रहा है हमारा, वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 22/7 क्या है, बहुत लोगों को ये मन में आता होगा ये अपरिमेय संख्या है, नहीं ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो है अपरिमेय संख्या। क्या ये अपरिमेय संख्या। अब एक मान और है 3.14। अब यहाँ पर दिखा रहे हो कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अगर सिर्फ इतना ही दिखा दे रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ तक ये जाएगा, सिर्फ 2 अंक यदि 3.14 ले रहे तो ये भी परिमेय संख्या ही होगा, ये बात ध्यान रखो। 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द्विघातीय बहुपद की शून्यक संख्या कितनी होता है। देखो इससे पहले भी हमने बात किया है कि बहुपद जितनी घात का होगा शून्यक भी उतना ही होगा, यानी 2 घात वाला बहुपद होगा शून्यक 2, 3 घात वाला बहुपद होगा शून्यक 3, 4 घात वाला बहुपद होगा शून्यक 4। तो यहाँ पर द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है, बहुपद का देखो घात जो है ना वो पूर्ण संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 होगा। इसके अलावा कुछ दूसरा घात अगर आ रहा है सॉल्व करने के बाद तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी में, यहाँ पर ये x नीचे में आ रहा है, क्या आ रहा है, x नीचे में आ रहा है। यदि इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इसका x का घात माइनस हो जाएगा, इसलिए सी नंबर जो है वो बहुपद नहीं होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर का। यहाँ पर दिया है p ऑफ x बराबर दिया है q ऑफ x इंटू g ऑफ x। p ऑफ x बराबर दिया है q ऑफ x इंटू g ऑफ x। अब देखो यहाँ से p ऑफ x का घात कितना है, p ऑफ x का घात जो है मान लो ये मान लेते हैं हम x पर पावर 7 दिया है तो 7 मान लेते हैं। g ऑफ x का घात हम मान लेते 3 दिया है तो ये x पर पावर 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है p ऑफ x बट्टे g ऑफ x का घात कितना होगा। तो p ऑफ x का घात कितना हमने माना, x पर पावर 7 मान लिया है, ये x पर पावर 3 मान लिया है। अब जब इससे बट्टे में होता है तो घात क्या होता है, घटता है, यानी भाग देते तो घात घटता है, तो इसमें से घटेगा, ये हो जाएगा x पर पावर 4 अपना आंसर हो जाएगा। देखो बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को, 89 होगा ना, 48 49 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -2 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। देखो शून्यक यदि -2 हो तो इसका गुणनखंड x + 2 होगा, ठीक है। शून्यक यदि 2 होगा तो इसका गुणनखंड x - 2 हो जाएगा, ठीक है।
अगर शून्यक -3 है तो गुणनखंड x + 3 हो जाएगा। शून्यक 3 है तो गुणनखंड x - 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो जी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर का ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बहुपद x² - 4x + 1, क्या है बहुपद? x² - 4x + 1 के अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान निकालना है हमको। देखो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे a का मान, तो यहाँ से x² का गुणांक 1 है, b का मान x का गुणांक यहाँ पर -4 है और c का मान यहाँ से 1 है। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है c बट्टे में a। c का मान यहाँ पर कितना? 1 है, a का मान यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1, अपना मान हो जाएगा 1। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी ब्रह्मांडता सारणी का माध्य 27 है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। माध्य है हमारे पास 27, माध्यिका है हमारे पास 33। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा? तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमको। बहुलक बराबर जो है वो हो जाता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ये फॉर्मूला याद रखना है हमको। तो 3 गुने माध्यिका का मान है 33 -2 गुने माध्य का मान है 27, घटा लो 99 माइनस ये हो जाएगा 54, घटाओ 9 में से 4 5, 9 में से 5 4, 45 हो जाएगा अपना आंसर। देखो 45 नंबर, सी नंबर ऑप्शन। 52 नंबर का आंसर देखते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? यानी जो घटना घटे ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या होगी? जो घटना घटे ही नहीं, असंभव घटना की प्रायिकता 1 हो जाती है। चलो, पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निश्चित में कौन सा से? देखो प्रायिकता कभी कोई भी घटना होने का संभावना जो है ना, या किसी भी घटना की प्रायिकता जब निकालते हैं वो क्या होगा? 0 और 0 से या तो 0 होगा, ठीक है, 0 से लेकर के या तो 1 हो सकता है या 0 और 1 के बीच में होगा। हमने क्या किया? या तो 0 होगा या 1 हो सकता है या 0 या 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 से छोटा नहीं होगा प्रायिकता, 1 से बड़ा नहीं होगा प्रायिकता। तो सी नंबर ऑप्शन में देखो ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रायिकता जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, फिर या प्रायिकता जो है या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। यही हमने कहने का मतलब किया है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है ना? जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता ये है हमारे पास 0.4। ठीक है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने की प्रायिकता यहां से निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर किसी भी घटना में देखते हैं घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता यदि निकालेंगे तो ये 1 के बराबर में आता है निकल के। कितना आता है? 1 आता है। तो अगर हम मान लो घटना होने की प्रायिकता हमको पता है, तो घटना नहीं होने की, तो इसको उठा कर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस घटना नहीं होने की प्रायिकता। समझ में आ गया? चलो जी, यहाँ पर कह रहा है जीतने की प्रायिकता 0.5 है, तो हारने की प्रायिकता 1 में से हमको क्या करना है? 0.4 घटाएंगे, ये निकल के आ जाएगा 0.6। ये अपना आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं। जब भी 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 4 होता है। कैसे? टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, ये 4 संभव परिणाम हमारे पास होते हैं। अब चारों परिणाम में बोल रहा है कुल संभव परिणाम 4, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नीचे में तो 4 आएगा ही। अब देखो क्या रे, एक भी शीर्ष यानी कि एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो एक ही बार ऐसा हो रहा है कि जब दोनों टेल आ रहा है, नहीं तो हर सब में क्या है? एक हेड तो है ही।
तो यानी कि आने वाला परिणाम है 1 और कुल संभव परिणाम 4 है, तो ये 1/4 आंसर हो जाएगा। पता नहीं किस में ऑप्शन था, 1/4 लिख लो। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो घटना की प्रायिकता यदि 0 होगा तो वो हो जाएगा, यदि वह 1 से छोटा होगा तो हो जाएगा, 0-1 के बीच में होगा वो भी प्रायिकता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यदि 1 से बड़ा हो जाता है तो प्रायिकता नहीं होगा। देखो 0.5 ये 0 से बड़ा है, प्रायिकता हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ से 0.08 0 से बड़ा है, प्रायिकता हो जाएगा। 3/4 0 से बड़ा है, प्रायिकता हो जाएगा, लेकिन 1.5 जो है ये 0 से बड़ा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। 57 अंतःस्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। देखो क्वेश्चन को देखो, यहाँ से इस तरीके से एक वृत्त बनाएंगे, फिर इस तरह से एक और वृत्त यहाँ पर हम खींचेंगे, दो वृत्त हमने खींचा। अब ऐसी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। तो पहला तो हमारा यहाँ चला जाएगा, देखो एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से, हम यहाँ से लेके खींच सकते हैं तो दोनों वृत्तों को यहाँ से देख रहा है स्पर्श कर देगा। तीसरा स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच सकते हैं कि वो दोनों को टच कर सकता है। तो कुल मिला के 3 ही कर सकते हैं, 3 ही रेखा ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों वृत्तों को स्पर्श कर सकता है। तो आंसर नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन देखना है हमको। 58 नंबर क्वेश्चन में है x² + 1/x² बराबर 14। ये हमारे पास प्रश्न है। तो x + 1/x का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। x + 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो क्या करना है हमको। x² + 1/x² 14 दिया है ना, तो यहाँ तक छोड़ दो बात को। यदि हम x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा x² + 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, है ना। a² b² 2ab इस पर, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस, अब देखो यहाँ से एक बात समझो, हमारे पास फाइनली निकल के क्या आ रहा है, x² + 1/x² प्लस 2। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, x² + 1/x² का मान 14 है, तो ये 14 रख लेंगे, प्लस 2 हो जाएगा। ये निकल के आ रहा है 16। हमने क्या 16 निकाला है, हमने निकाला है x + 1/x का स्क्वायर का मान हमने 16 निकाला। अब यदि हमको x + 1/x चाहिए तो कितना हो जाएगा, √16 कर लेंगे, इधर से रूट स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन, 4 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के 11 पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि S11 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान है यहाँ पर 11, तो 11/2 कर लेंगे। 2 a का मान है 2 प्लस n का मान यहाँ पर 11 है, तो 11 में से 1 कर लेंगे, घटा लेंगे, और d का मान हमको पता है कि 4 का अंतर है, 2 4 6 4 10, तो d का मान यहाँ से 4 हो जाएगा। चलो जी, ये 11/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 11 में से यदि 1 घटाएंगे 10 होगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 11/2 हो जाएगा, गुने यहाँ से 40 और 4 44 हो जाएगा, काटेंगे इसको तो 22 दूनी 44, 22 और 11 को गुना कर लो, 2 2 2 2 2 4 2 242, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो। तो ये देखो यहाँ से देखो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाता है हमारा 4πr²।
अगर इसको हम आधा कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 2πr²। क्या ये आंसर हो जाएगा हमारा? नहीं होगा। देखो गोला का यहाँ पर कहने का मतलब है ये तो पहले गोला होगा, तो ये हमारा निकल गया, ये इधर वाले भाग का क्षेत्रफल, ये वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। देखो नहीं समझ में आएगा तो ये देखो, ये अर्धगोला है, अर्धगोला में हमारे पास इस भाग का तो क्षेत्रफल आ गया, ये वाला जो भी भाग है इस भाग का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन ये जो काट के जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमारे पास कहाँ है? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको इसमें πr² क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3πr², है ना। क्योंकि अर्धगोला जो होता है अंततः एक हमारा ये क्या होता है, ये वाला भाग एक वृत्तीय तो होता है, अगर अर्धगोला कर ले तो ये वाला भाग एक वृत्त का ही तो क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से 2πr² हो गया इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और πr² हो गया इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो हमारा कुल हो गया 3πr² अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सी नंबर ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन बैंक जो 2022 का था, कब का? 2022 का सेकंड पाली का ये क्वेश्चन बैंक था। 60 नंबर का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन बैंक को पूरी खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।